हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर होगा वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉलम एनालॉगी मेथड को, जिससे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट के कुछ फॉर्मूले थे जो फाइंड आउट करना सिखाया था। डब्ल्यू एल बाई एट कैसे फाइंड आउट होता है या डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कैसे आता है, उसके बारे में बात की। और फिर लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी कॉलम एनालॉगी मेथड से, जो हमने एक बीम कंसीडर किया था जिस पर डबल लोडिंग लगी थी और उससे हमें उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना था। और उसको निकाल के फिर मैंने आपको चेक करने का तरीका भी बताया कि अगर फिक्स्ड एंड मूवमेंट दिया है तो वो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल के उसको चेकआउट कर सकते हैं कि हमने जो निकाला है विद द हेल्प ऑफ कॉलम एनालॉगी वो सही है कि नहीं है। अब जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो एक सेकंड नंबर की प्रॉब्लम है जो कॉलम एनालॉगी से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमें एक पोर्टल फ्रेम दिया हुआ है और पोर्टल फ्रेम पे हमें बोला है कि आपको इसके मूवमेंट्स निकालने हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स नहीं निकालने, फाइनल मूवमेंट्स निकालने, और आपको उसके लिए उसका बीएमटी भी ड्रॉ करना। राइट, तो अगर मैं इसके मूवमेंट्स निकालता हूं और इसका बीएमटी ड्रॉ करता हूं तो किस तरीके से वो कैलकुलेशन होगा, हमें यहाँ पे वो देखना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, वो मूवमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ए पॉइंट पे कितना मूवमेंट आएगा, बी पे कितना आएगा, सी पे कितना आएगा, डी पे कितना आएगा, पर्टिकुलर 20 की लोडिंग के लिए, वो हमें यहाँ पे निकालना है विद द हेल्प ऑफ कॉलम एनालॉगी मेथड। तो अगर ऐसा कोई केस हमारे सामने होता है तो हमको कैसे डील करना है उसको, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉलम एनालॉगी मेथड को लेके, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉलम एनालॉगी मेथड का सबसे पहला काम होता है कि आपके कुछ रिडंडेंट्स हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए, और रिडंडेंट को रिमूव करने के बाद आप जो एक बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर आपके पास बचता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले वही करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, द बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम बीसी। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये रिडंडेंट हटा के कॉलम्स पूरे हटा देंगे, सिंपल एक बीसी स्पान है क्योंकि बीसी पे ही लोडिंग लगे। तो सिर्फ बीसी स्पान को हम लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और वो डायग्राम आपका कौन सा होगा, एमएस डायग्राम होगा। ए बी को हटा दीजिए और यहाँ से सी से बी डी जो है उसको भी हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, बीसी बचेगा। मतलब आपके पास बीसी स्पान बचेगा, बीसी पे आपका कंसंट्रेटेड लोड है। इसका मतलब क्या होगा, ये बीसी स्पान के लिए ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है। पॉइंट लोड के लिए आप लोग क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। तो यहाँ से ये बनेगा, ये बनेगा, ये ट्राइंगल होगा। और पॉइंट लोड के लिए ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट लोड सेंटर पे है तो अगर मुझे इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी हो तो मैं इसकी हाइट कैसे निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं डब्ल्यू एल बाय 4 से इसकी हाइट भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। डब्ल्यू आपके पास कितना है, वो है 20। एल आपके पास कितना है, इसकी ये लेंथ कितनी है, 8 मीटर, डिवाइड बाय आप 4 करेंगे तो बेसिकली जो ये हाइट आपके पास निकल के आएगी, ये आएगी 40 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। ये आपकी हाइट आएगी। अब इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो बेसिकली कितनी है, तो वो इसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है। और इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम एनालॉगी मेथड की लैंग्वेज में, एमएस डायग्राम इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है एमएस डायग्राम, एमएस डायग्राम इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये एमएस डायग्राम बनाना पड़ेगा सिंपल बीसी स्पान के लिए। जैसे ही वो बनेगा उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे बोला कि आपके पास ए बी स्पान पे कोई लोडिंग नहीं है, डीसी पे कोई लोडिंग नहीं है, तो उसकी बात नहीं होगी। सीधा इसका क्या बना देंगे, हम एनालॉगी कॉलम बना देंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया। तो एनालॉगी इसका कॉलम बनाना है। तो एनालॉगी कॉलम क्या होता है, मैंने बोला ना कि एक स्पान है, कोई बीम है, तो उसका एक सिंपल रेक्टेंगल बना देते हैं। तो बीम का रेक्टेंगल बन जाएगा, यहाँ पे कॉलम है उसका भी एक रेक्टेंगल बना दीजिए, और एक सीडी कॉलम है उसका भी रेक्टेंगल बना दीजिए। वो क्या हो जाएगा, एनालॉगी कॉलम या एनालॉगी कॉलम सेक्शन, जो कि एक फ्रेम के फॉर्म में होगा, तो चैनल के फॉर्म में होगा। तो उसका हम एनालॉगी कॉलम बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वर्टिकल मेंबर आएगा, यहां से ये हो गया, यहां से ये हो गया। अब इसके बाद यहां से ये बना दीजिए, यहां से ये बना दीजिए, ये बना, ये हो जाएगा। ये बन गया इसका क्या, एनालॉगी कॉलम। इसके सेंटर को कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये सेंटर को इस तरीके से कर दीजिए, और इसके सेंटर को इस तरीके से कर दीजिए। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ वगैरह मेजर कर दीजिए। इसकी जो थिकनेस होती है एनालॉगी कॉलम की, वो क्या लेते हैं, 1/ai, तो यहाँ पे 1/ai लिख दीजिए। इसी तरीके से ये भी एनालॉगी कॉलम है इसका, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी इसकी थिकनेस 1/ai, तो यहाँ पे 1/ai लिख दीजिए। ये भी एनालॉगी कॉलम है तो इसकी भी थिकनेस क्या हो जाएगी, 1/ai, तो यहाँ पे भी 1/ai लिख दीजिए। और इसको बोलेंगे क्या,
एनालॉगीज कॉलम। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आपका एनालॉगीज कॉलम सेक्शन, एनालॉगीज कॉलम सेक्शन। तो ये पोर्टल फ्रेम जब हमें दिया रहेगा तो किस इस तरीके से हमें एनालॉगी कॉलम को ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपल बीम दिया जाता है तो सिंपल रेक्टेंगल बना देते हैं, बट यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं तो उसके लिए भी 2 कॉलम बना दीजिए, राइट। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर मैंने चेंज किया नहीं, राइट। अब इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो जैसे ही हमारा एनालॉगी कॉलम बन जाता है तो फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज निकालते हैं। तो वैसे ही हम इसकी भी प्रॉपर्टी निकालेंगे। अब वो प्रॉपर्टी में क्या क्या निकालना पड़ता है, तो पहले तो हमने यहाँ पे जो इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है वो 1/ei है, वो हमें पता ही है, और जो कॉलम बनेगा वो एक चैनल के फॉर्म में बनेगा। हम इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ द एनालॉगी कॉलम सेक्शन, सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द सेक्शन निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया, एरिया ऑफ द कॉलम सेक्शन, एरिया निकाल लेते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो ए क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं सिंपल बीम होता है तो मैं क्या ले लेता हूं, उसकी लेंथ इनटू उसकी थिकनेस। एनालॉगी कॉलम से हम लोग यहाँ पे जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, एनालॉगी कॉलम का। तो एनालॉगी कॉलम की लेंथ लेते हैं इनटू थिकनेस लेते हैं, वो एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले लेता हूं, तो इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। इसी तरीके से मैं इसकी लेंथ ले लेता हूं, इसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर प्लस 8 मीटर, प्लस अब मैं इसकी लेंथ ले लेता हूं या हाइट ले लेता हूं, ये भी कितनी है, 4 मीटर। और इन तीनों की थिकनेस कितनी है, 1/ei, तो 1/ei से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। तो मैंने ये लेंथ ली, ये लेंथ ली, ये लेंथ ली, तो टोटल लेंथ आ गई मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। थिकनेस तीनों की क्या है, कॉमन है, यूनिफॉर्म है, तो थिकनेस को मार मल्टीप्लाई करें। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया जो निकल के आएगा वो आएगा 16/ei। ये इसका आ गया एरिया। 16 कैसे आ जाएगा, 4 + 4 + 8 तो 16, 16 डिवाइड बाय ei आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब जैसे ही आपका इसका एरिया निकल जाएगा, एरिया निकल गया, अब हमको पता है कि सिंपल सी बात है कि ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, फ्रेम की बात हो रही है, पोर्टल फ्रेम की बात हो रही है। तो पोर्टल फ्रेम की बात जब हो रही है यहाँ पे, तो फ्रेम की यहाँ पे कंडीशन जो लगेगी, यहाँ पे भी इसेंट्रिक कंडीशन की फॉर्मूले हमको लगाने पड़ेंगे। और वो बेसिकली क्यों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम है, तो जिसकी वजह से जो लोडिंग है, सिंपल बीम होता है, सेंटर पे लोड होता है, तो बेसिकली स्ट्रेसेस जो बनती है वो यूनिफॉर्म बनती है। बट यहाँ पे चैनल सेक्शन है और इसके वजह से इसका जो सीजी होता है वो सेंटर पे लाइन नहीं करे, इसका जो सीजी होगा वो कुछ यहाँ से कुछ ऊपर, यहाँ से कुछ नीचे, कॉलम की वजह से वो शिफ्ट हो जाता है पोर्टल फ्रेम में। तो इसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रिसिटी डेवलप होती है। तो इसमें भी जो फॉर्मूला लगेगा स्ट्रेस का वो सेंट्रिसिटी वाला लगेगा, मतलब P/A ± PEx/I की कंडीशन लगेगी। इसका मतलब यहाँ पे भी हमको I भी निकालना पड़ेगा, P भी निकालना पड़ेगा, E भी निकालना पड़ेगा, वो सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे जो हमने नॉर्मल इसेंट्रिक में किया। तो अब उसको मैं कैलकुलेट करने जाता हूं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये पोर्टल फ्रेम है, इसमें कोई एक मेंबर नहीं है, तो इस कंडीशन में जब पोर्टल फ्रेम की बात होगी तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड एक्सिस XX फ्रॉम BC। आप क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि ये जो आपने एनालॉगी कॉलम बनाया था, इस एनालॉगी कॉलम में आप यहां पे एक एक्सिस काटिए, ये एक एक्सिस काटिए जो इस पूरे फ्रेम की एक्सिस होगी, या आप इसको CG बोल दीजिए, और उसकी डिस्टेंस आपको इस ऊपर वाली BC स्पान से निकालनी, ये आपको निकालनी, इसको बोलिए y बार। सबसे पहले क्या करेंगे, जब मैं फ्रेम की बात करूंगा तो इस फ्रेम को मुझे एक बार में सॉल्व करना है, एक बार में मुझे लेके चलना पड़ेगा। तो एक बार में जब पूरे फ्रेम की मैं सीजी की बात करूं तो उसकी एक्सिस से जा रही है, उस एक्सिस से जो BC स्पान को आपने BC स्पान से एक रेफरेंस एक्सिस लिए, उस रेफरेंस एक्सिस से ये जो इस CG की डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, y बार बोलेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस y बार को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और y बार क्या है, तो बेसिकली y बार जो है वो है सेंट्रोइडल एक्सिस, x एक्सिस फ्रॉम BC, मतलब ये पूरे सेक्शन का जो CG जहां से पास हो रहा है वो x एक्सिस, इस पॉइंट से CG के पॉइंट से ये x एक्सिस पास हो रही है, उससे ये BC स्पान पे आपने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है उधर तक की डिस्टेंस, उसको मैं y बार बोला।
और वाई बार निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग ने जब सोम पढ़ा था, अनसिमेट्रिक बेंडिंग पढ़ते थे, सोम में आपने पढ़ा है, वहां पे आपको बताया गया है कि सोम में कि वाई बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 प्लस डैश डैश डैश, जितने मेंबर होंगे उनका एरिया आता जाएगा। तो यहाँ पे 3 मेंबर हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब a1y1 a2 y2 a3y3 आएगा, y3 आएगा। अगर 4 होते तो 4 तक आ जाता, और डिवाइडेड बाय क्या होता था, टोटल एरिया, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 हो जाता। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको एक्सिस निकालने के लिए, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस फ्रॉम BC। तो उसको निकालने के लिए मैंने ये लगाया। तो अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो a1 की वैल्यू पुट करेंगे। a1 मतलब क्या होगा, इस वाले कॉलम सेक्शन कॉलम का एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी है 4, इसकी थिकनेस कितनी है 1/ei, मतलब a1 कितना हो गया 1/ei इंटू 4 इंटू y1 मतलब इसका CG इस रेफरेंस पॉइंट से, तो इस रेफरेंस से ये वर्टिकल है कॉलम है, तो इसका CG, इस कॉलम का CG कहां पे लाई करेगा, सेंटर पे। तो इस रेफरेंस से इसका सेंटर कितना होगा, टोटल ये 4 है, तो इस रेफरेंस से कितना होगा 2 पे होगा ना, जैसे इस रेफरेंस लाइन से इसका सेंटर, तो ये कॉलम है सिंपल रेक्टेंगल, इसका CG कहां होगा सेंटर पे, सेंटर क्या होगा 4 का हाफ 2, और इस रेफरेंस से ये कितनी डिस्टेंस है 2, इसका मतलब y1 कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से प्लस a2 मतलब क्या, सेकंड का एरिया, सेकंड मतलब बीम का एरिया ले लीजिए। तो बीम का एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है 8, और इसकी थिकनेस भी कितनी है 1/ei, मतलब इसका एरिया हो जाएगा 1/ei इंटू 8 इंटू, अब इसी का CG इसी रेफरेंस लाइन से, तो रेफरेंस लाइन तो अपनी ये जा रही है, मतलब रेफरेंस लाइन ये है और इसी का CG देखना है, तो उसके CG तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, उसी मेंबर पे उसी की रेफरेंस लाइन जा रही है, उसी मेंबर पे जा रही है, और उधर से उसका CG देख रहा है, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 0, मतलब y2 की वैल्यू 0 है। प्लस थर्ड वाले का, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 1/ei इंटू इसकी हाइट 4 इंटू CG, तो जैसे इसका है वैसे इसका रहेगा, वो कितना रहेगा 2 पे रहेगा, तो 2 कर दीजिए। अभी यहाँ पे अपन सेपरेट सेपरेट मेंबर की बात कर रहे हैं, तो अब इनका खड़ा डिवाइड बाय आपने कर देना है क्या, a1 a2 a3, तो a1 a2 मतलब इनमें 1/ei कॉमन है, सिर्फ अलग अलग क्या है, एक की 4 है लेंथ, एक की 8 है, तीसरे की फिर 4 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से भी ये 1/ei कॉमन आ जाएगा, 1/ei से 1/ei कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और ये भी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, और नीचे भी क्या आ रहा है 16, तो 16 से 16 कैंसिल होगा, तो इसका मतलब जो y की बार की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 मीटर, y बार आ रहा है 1 मीटर। इसको सॉल्व कर, तो इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, वाई बार निकाल सकते हैं। वाई बार का क्या यूज है वो आपको आगे पता चल जाए। अब मुझे क्या निकालना है, जैसे ही मुझे वाई बार निकल जाएगा फिर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस, इसी एक्स के अबाउट क्या करना है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब MI निकालूंगा मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, अबाउट एक्सेस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे इसके एक्स अबाउट निकालना है, तो इसका मतलब यहां पे मैं निकाल रहा हूं आई एक्स निकाल रहा हूं। पैरेलल एक्सेस थ्योरम में एक फॉर्मूला यूज करते थे IG प्लस AH², पैरेलल एक्सेस थ्योरम पढ़ते थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। उस पैरेलल एक्सेस थ्योरम में जो IG प्लस AH² का फॉर्मूला यूज करते थे, बस मैं यहाँ पे वही अप्लाई करने जा रहा हूं, और इस I को निकालने, वो जो Y निकाला है वो यहीं पे यूज होने वाला है। तो आई एक्सेस निकालूंगा इस सेक्शन का पूरे का, तो वो कैसे निकालूंगा, तो क्या करूंगा 2, सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं 2 इंटू BH³/3 का फॉर्मूला यहां पे लगेगा। यहाँ पे जो आई निकालना है मुझे क्या कर रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए निकाल रहा हूं। सबसे पहले इतने सेक्शन का निकाल रहा हूं, इतना सेक्शन ये भी है, तो ये क्या होगा 2 से, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो आई होगा, जब मैं रेफरेंस एक्सेस जो लेता हूं बॉटम से लेता हूं, तो फॉर्मूला जो लगता है आई निकालने का उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के लिए, नॉर्मली आपको रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, आई जो याद है वो कितना होता है BD³/12 आप लोगों ने याद किया, राइट। यहाँ पे BH³/3 भी होता है, वो किस केस में होता है, जब आपकी जो रेफरेंस लाइन होती है वो बॉटम से होती है
और अगर वो सेंटर से होती है तो उस कंडीशन में 12 होता है। तो बॉटम मतलब ये पूरा फ्रेम का टॉप है, एक तरीके से बॉटम है, यहां से ले रहा हूँ या यहां से ले रहा हूँ। तो यहां से जब लूंगा तो यहाँ पे जो कंडीशन लगती है वो क्या लगती है, बी, मतलब इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, इस रेक्टेंगल की, तो बी कितना हो जाएगा 1/ei इंटू h³/3 होता है इसमें। तो h³ h मतलब क्या होगा, इसकी ये वाली हाइट, तो ये हाइट आपने y निकाली है, ये कितनी थी 1 मीटर, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1³ डिवाइड बाय 3। इसका ये ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लस अब मैं नेक्स्ट का निकालता हूं 2, कौन से 2, ये वाला नीचे का और ये वाला नीचे का। इसमें भी कंडीशन यही लगेगी 1/ei मतलब b की वैल्यू इंटू h³। इसका h कितना है, ये वाला है, तो ये टोटल हाइट कितनी थी 4 है, तो इसका मतलब ये 1 है, तो ये कितना होगा 3 मीटर। तो इसका मतलब यहां पे आएगा 3³ डिवाइड बाय 3, क्लोज। उसके बाद प्लस AH² की कंडीशन लगती थी, तो AH² क्या हो जाएगा, तो AH² मतलब एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा किसका, इस बीम का, इस बीम का एरिया क्या होगा 1/ei इंटू 8, ये इसका एरिया हो गया A इंटू h² होता था, तो h मतलब ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। और आप बोलेंगे कि आपने इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, इसका नहीं लिया, वो 0 हो गया। तो आपने ये सब किया, सम करा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आई एक्स एक्स की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गया, आई एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, वो आपके पास पूरा सॉल्व वो करेंगे तो आएगा 80/3ei, इतना आएगा आई एक्स एक्स की वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसका आई एक्स एक्स निकालेंगे, और जो वाई वाई निकालना था उसका यूज यहाँ पे ही था, जो आपने इस तरीके से किया, इसलिए आपको वाई वाई निकालना जरूरी था। तो जब भी पोर्टल फ्रेम आप जब सॉल्व करेंगे तो पोर्टल फ्रेम में आपको एक एक्सेस लेनी पड़ेगी, एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी, सबसे पहले उसका पोर्टल फ्रेम का आपको एक्सेस निकालनी पड़ेगी, सेंट्रॉइड निकालनी पड़ेगी, जो कि वाई वाई के तरीके से निकालेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में आई एक्स एक्स निकल जाएंगे, ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सेक्शन का। अब इसके बाद जाएंगे तो सीधा हम लोग इसमें, अभी हमारे पास क्या निकल गया, आई एक्स एक्स हमारे पास निकल चुका है, उसके बाद एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं, राइट। अब हमारे पास क्या नहीं है, अभी लोड नहीं है, तो लोड ऑन एनालॉगी कॉलम निकालेंगे, लोड ऑन दी एनालॉगीज कॉलम, कॉलम निकालेंगे। तो लोड इक्वल क्या होता है, वही वॉल्यूम, लोड इक्वल क्या मानते हैं, वॉल्यूम ऑफ एमएस डायग्राम या लोड डायग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, लोड डायग्राम आपके पास ये ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू इसका बेस, कितना होगा इसका बेस 8 मीटर है, इंटू इसकी हाइट, हाइट कितनी निकाली थी 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू उसकी थिकनेस, थिकनेस मतलब एनालॉगी कॉलम की थिकनेस कितनी थी 1/ei ली हुई है यहाँ पे 1/ei। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां से ये लोड मतलब P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये लोड आएगा 160/ei, ये आ गया लोड। तो ये लोड को आप चाहते तो पहले भी निकाल सकते थे, अपन आगे पीछे निकाल रहे हैं, कहीं में आपने पहले निकाल लिया, कहीं में आपने बाद में निकाला, आप चाहते तो उसको पीछे भी निकाल लीजिए। तो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो इस पे ही चलेगा कि आपको सिर्फ स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना है, कि अगर यूनिफॉर्म कंडीशन बन रही है, सिंपल बीम है, तो P/A पे निकलना है, P/A पे कहानी खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर P/A प्लस माइनस PEX/I की कंडीशन पे चलना है। तो उसके हिसाब से आपको वैल्यूज निकालनी है, आप उसमें से कोई वैल्यू जो पहले निकल सकती है उसको पहले निकाल लो, जो बाद में निकल सकती है उसको बाद में निकाल लो, राइट। तो अब मेरा P भी निकल गया, मेरा A भी निकल गया, मेरा I भी निकल गया, राइट। अब सारी वैल्यूज मेरे पास है, X मुझे पता है मुझे क्या लेना है, सारी वैल्यूज मेरे पास है, इसका मतलब मैं क्या करूं, अब हम लोग सीधी वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने हम अगर जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम स्ट्रेस की कंडीशन लगाएंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेस एट पॉइंट ए और डी, इन दोनों पे कॉमन रहेगी, अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं। जो ए पे कंडीशन रहेगी मूवमेंट्स की वही डी पे रहेगी, जो बी पे रहेगी वही सी पे रहेगी, ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि जो इस कॉलम की कंडीशन है वो सेम ये कॉलम है,
जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी है, जो सपोर्ट इसकी है वही सपोर्ट इसकी है, जो थिकनेस इसकी है वही थिकनेस इसकी है। इसका मतलब जो मूवमेंट यहाँ आएगा वही मूवमेंट यहाँ जाएगा। और इसी तरीके से बी और सी को हम साथ में चलेंगे। तो मैं ए एट ए और डी बात बराबर है, ए पे निकालू या डी पे निकालू, तो सिंपल से मैं निकालता हूं एम आई ए, जिसको हम बोलेंगे एम आई ए इक्वल रहेगा यहाँ पे एम आई डी के। और फॉर्मूला क्या बोलता है स्ट्रेस का, पी बाय ए प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस में लेना है प्लस में ले सकते हैं, पहले माइनस में लेना है माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं माइनस में, पी ई एक्स डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो आपकी कॉमन ही रहती, तो यहाँ पे पी आपने कितना निकाला 160 बाय ई आई डिवाइडेड बाय ए। ए आपका कितना निकला था, पीछे आपने निकाला था, पीछे अगर आप चेकआउट करेंगे तो वो था 16 बाई ई आई, ये निकाला था 16 बाई ई आई, ये निकला हुआ है 16 बाई आई, राइट। अब ये 16 बाई आई हो गया, माइनस पी वापस से 160 बाई ई आई इंटू ई, ई मतलब इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो यहां पे जो इसेंट्रिसिटी होगी, ई की जो वैल्यू आपको लेनी है वो इक्वल लेनी है वाई बार के, और वाई बार यहाँ पे कितना है 1 है, वही यहाँ की इसेंट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम आगे जाते हैं, तो इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसेंट्रिसिटी की जगह पुट करेंगे 1 इंटू एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे एक्स, एक्स मतलब क्या होता है ये वाली वैल्यू 3 मीटर, यहाँ पे जो एक्स होगा वो क्या होगा 3 मीटर, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 और डिवाइडेड बाय आई, आई की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी निकाली 80 बाय 3 ई आई, तो यहाँ पुट करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 3 ई आई। टोटल फ्रेम के केस में ये आपके पास जो है वो इसेंट्रिसिटी है, और ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये रिमेनिंग एक्स की वैल्यू है, क्योंकि ये ओवरऑल फ्रेम के ऊपर बात कर रहा है। अभी तक इससे पहले अपन बीम की बात करते थे, तो बीम को सेंटर में काटते थे तो एक्स आपका क्या हो जाता था हाफ हो जाता, बट यहाँ पे जो बात चल रही है वो ओवरऑल फ्रेम की बात चल रही है, राइट। क्योंकि वहां पे एनालॉगी कॉलम में एक रेक्टेंगल होता था, तो उसका सेंटर हमेशा सीजी उसका सेंटर अप्लाई करता था, बट यहाँ एनालॉगी कॉलम पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्टल है, तो यहाँ पे इसका सीजी जो है वो सेंटर पे लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो इसका सीजी जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, तो ये इसकी सेंट्रिसिटी हो गई, और वो क्या हो गया, वो उसका बेसिकली क्या हो गया एक्स हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा, जब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी, ये इतना पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 के अप्रॉक्स आ रहा है, ये -8 आ रहा है, मतलब ये जो सॉल्व 18 आ रहा है ये, तो 10 -18 जब आप इसमें करेंगे तो ये आएगा -8 किलो न्यूटन मीटर के बराबर, क्या ये आएगा एम आई ए एम आई डी। अब इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा एम आई बी एंड एम आई सी। नाउ एट पॉइंट बी एंड सी की बात हम करते हैं, तो हमें निकालना है एम आई बी एंड एम आई सी की बात करेंगे, तो कंडीशन वही लगेगी पी बाय ए, लास्ट में आपने माइनस लिया था, दैट मीन यहाँ पे हम प्लस के साथ लेंगे पी ई एक्स बाय आई। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, सो पी जो मेरे पास निकला था वो 160 बाय निकला था ई आई के बराबर, राइट। उसके बाद एरिया जो मैंने निकाला था वो निकाला था 16 बाई आई के बराबर, 16 बाई आई प्लस इसके बाद पी वापस से 160 बाई ई आई हो जाएगा इंटू ई, ई यहाँ पे आपका क्या रहेगा एसेंट्रिसिटी, मतलब वो 1 ही रहेगी, इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्स भी जो रहेगा वो भी 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मतलब ये निकला था 80 बाय 3 ई आई के बराबर, राइट। यहां पे याद रखिएगा कि मैंने ई की वैल्यू तो 1 ली है, पहले भी मैंने जो ई लिया था वो 1 ही लिया था, बट वहां पे जो मैंने एक्स की वैल्यू ली थी वो 3 ली थी, वहां पे जब मैं बात कर रहा था मैं उन इन पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहा था। तो जब हम लोग इस केस में जब हम पोर्टल फ्रेम को सॉल्व करते हैं और कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हम जो एक्स की वैल्यू ले रहे हैं वो 3 ले रहे हैं, लेकिन जब हम बीम की बात करते हैं इस एक्सेस से लेते हैं बॉटम की तरफ, और जब इस बीम की बात कर रहे हैं तो यहां से लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये क्या होगी, ये 1 मीटर हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पुट किया। अब 1 पुट करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस ये आएगा 6, मतलब ये आ रहा है पूरा सॉल्व होके 16 किलो न्यूटन मीटर के बराबर ये। तो ये मूवमेंट आया बी और सी के ऊपर। अब इसी के अगर मैं फाइनल मूवमेंट में इस चीज को कन्वर्ट करूं, फाइनल मूवमेंट
फाइनल मोमेंट्स। तो फाइनल मोमेंट जैसे कि सबसे पहले मैं ए पॉइंट पे निकालता हूँ, एम ए बी बोल दीजिए इसको आप, या एम ए बोल दीजिए। तो एम ए बी जो निकलेगा वो निकलेगा एम एस ए माइनस एम आई ए। तो एम एस ए नॉर्मली हम लोग इसको जीरो ही पुट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, माइनस एम आई ए की वैल्यू। तो एम आई ए आपने पीछे निकाला था, वो कितना निकाला था, -8 निकाला था, -8। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व होके आ रही है 8 किलो न्यूटन मीटर, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपकी एम ए बी की वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं एम बी की वैल्यू की, बी की वैल्यू की बात करता हूं, तो बी पे भी क्या निकलेगा, एम एस बी माइनस एम आई बी। तो एम एस बी तो जीरो है, माइनस एम आई बी। एम आई बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने निकाला है, और वो मैंने कितना निकाला था, 16 पुट कर देंगे आप। तो जब यहाँ पे मैं 16 पुट करता हूँ बी के ऊपर, तो एम आई बी 16 जब पुट करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस में, इसका मतलब एम बी की वैल्यू आएगी -16 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पे आप इसको बी ए और बी सी में भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट साइन के बेसिस पे साइन पता चल जाएगा, लोडिंग के बेसिस से साइन पता चल जाएगा। आप यहाँ पे साइन पे कंफ्यूज मत होइए, साइन जो है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड लोड लग रहा है, इसका मतलब कि डाउनवर्ड लोड लग रहा है तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉक ही मूवमेंट आएगा, और जब अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये ज्वाइंट है, इसका मतलब यहाँ पे इसको बैलेंस करते हुए क्या आएगा, क्लॉक ही आएगा। इसका मतलब जो आपकी एम बी सी की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, बट एम बी ए की वैल्यू जो आएगी वो काय में आएगी, प्लस में आएगी। तो एम बी की जो वैल्यू मिली ना वो 16, इसका मतलब बी सी की वैल्यू अगर आपको चाहिए वहां से तो -16 होगी, बस बी ए जो चाहिए वो +16 हो जाएगा। साइन कन्वेंशन आपका वही चलेगा। इसी तरीके से जब मैं सी से बी जाऊंगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा, बट इसके अपोजिट ये वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि ज्वाइंट है तो बैलेंस करें, राइट। तो किसी भी ज्वाइंट पे आने के लिए आपको लोडिंग अगर आपको पता है तो उसमें साइन आपके वैसे क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे बी का मूवमेंट मेरे पास 16 निकला है, इसको अगर मेरे को बी ए चाहिए तो मैं +16 ले लूंगा इसको, और अगर मुझे बी सी चाहिए तो -16 ले लूंगा। इसी तरीके से अगर मैं सी पॉइंट की बात करता हूँ, एम सी की निकालता हूँ, तो एम सी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, एम सी ए एस ए और माइनस एम आई ए हो जाएगा। तो उसको अगर मैं बात करता हूं तो उससे सी के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -16 किलो न्यूटन मीटर। बट मैं इसको लूंगा कैसे, मैं उसको लूंगा सी से बी के लिए, जब लूंगा तो मैं लूंगा उसको +16 किलो न्यूटन मीटर, और जब मैं लूंगा सी से डी के ऊपर तो मैं लूंगा -16 किलो न्यूटन मीटर अकॉर्डिंग टू लोडिंग। क्योंकि लोडिंग डाउनवर्ड है तो इससे मुझे ये पता चल गया ये पॉजिटिव है, तो इसको बैलेंस करते हुए जॉइंट पे वो क्या होगा, वो नेगेटिव मूवमेंट होगा, राइट। अब इसी तरीके से अब मैं लास्ट डी की बात करता हूं, तो एम डी पे अगर जो मेरा मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एम एस डी माइनस एम आई डी से निकल जाएगा। तो ये 0 माइनस एम आई डी मैंने कितना निकाला था, वो मैंने निकाला था एम आई डी -8। तो ये भी क्या हो जाएगा, +8 किलो न्यूटन मीटर एम डी की वैल्यू, या डी सी की वैल्यू आप इसको बोलिए। तो इसको सिंपल सी बात है कि ये प्लस में नहीं होगी, ये जो होगी कंडीशन वो आपकी, अगर ये प्लस में है तो वो क्या होगी, इसको बैलेंस करते हो माइनस में होगी। तो इस तरीके से ये वैल्यूज को आप लोग ले सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन आप लोडिंग के अकॉर्डिंग ही सकते हैं, राइट। तो अब मैं आगे जाता हूँ, इसको आप इसको माइनस में रखिएगा, राइट। पुट करेंगे जब हम उसको माइनस में ही लेंगे, निकला जरूर प्लस में। अब मैं इसके आगे जाता हूँ, तो मैं इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और आपको बता देता हूँ तो कैसे बीएमटी ड्रॉ करेंगे। ये आपने पोर्टल फ्रेम बना लिया, राइट। अब आप क्या करिए, सबसे पहले आपने जो ए पॉइंट पे मूवमेंट निकाला था, एम ए भी जिसको बोला था, वो कितना निकला था, +8 किलो न्यूटन मीटर। इसको प्लस ही रहने दीजिए, प्लस मतलब क्लॉकवाइज ऐसे लगेगा, इसका मतलब इसकी लाइन कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। उसके बी पॉइंट पे आ जाइए, बी पॉइंट पे आपने मतलब बी ए का वैल्यू आपने कितना निकाला, तो बी ए मैंने आपको यहाँ बताया था +16 रहेगा आपका। तो बी ए +16 मतलब बी से ए प्लस मतलब क्लॉकवाइज जाएगा, इसका मतलब ये लाइन कहाँ के लेके जाएगा, यहाँ पे लेके जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। अब क्या करिए, इसको इससे मिला दीजिए, तो ये बन गया आपका डायग्राम किसके लिए, ए बी स्पान के लिए। और इसको हैच कर दीजिए, क्योंकि इस पर कोई लोडिंग तो है नहीं, तो कोई फ्री बाइंडिंग में डायग्राम आएगा। ये 16 है और ये कितना, 8 किलो न्यूटन मीटर।
अब इसी तरीके से जो आपने बी से सी के लिए निकाला था, ये बी पॉइंट है, बी से सी, तो बी सी मैंने आपको बताया था -16 है, -16 मतलब कैसे होगा, यहाँ पे ये एंटी क्लॉक होगा, मतलब ये लाइन ऊपर जाएगी, इसको ऊपर बना दीजिए। और यहाँ पे जो निकला था सी से बी, वो क्या बताया था मैंने आपको, क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये भी ऊपर जाएगी, तो इस लाइन को ऊपर मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये इसका फिक्स पॉइंट है। अब इस पे, बट इस बीसी स्पान पे लोडिंग भी लग रही है, तो लोडिंग क्या होती है, लोडिंग की वजह से ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे सेंटर में ट्रायंगल एक बना दीजिए। ट्रायंगल के बाद इन दोनों बीचों लाइनों के बीच में हैच कर दें, हैच कर दीजिए। पुराने लेक्चर्स देखिएगा, उस पर बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बीएमडी बनाना सिखाया, राइट। अगर आप इसकी हाइट निकालना चाहते हैं कि कितनी हाइट तक बनाना है, तो इसकी हाइट आप कैसे निकाल सकते हैं, WL/4 से निकाल सकते हैं, ठीक। इसका रिजल्टेंट मूवमेंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, आप इसकी हाइट में से इधर दोनों का एवरेज मूवमेंट लीजिए, ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो 16 + 16 डिवाइड बाई 2 करिए, तो 16 + 16 डिवाइड बाई 2 16 ही आ जाएगा, और ये जितनी भी हाइट है उसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू पता है, इसकी हाइट आपने निकाली तो थी 40 थी, 40 मतलब -16 कर दीजिए, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, 24 किलोमीटर, ये इसका रिजल्टिंग वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से अब इस पे स्पान पे बनाना है, तो मैंने आपको बताया कि जब सी से डी के लिए जाएंगे, सी से डी के लिए, सी डी, तो मैंने आपको क्या बताया, माइनस रहेगा, क्योंकि ये प्लस है तो ऑब्वियसली ये माइनस होगा, ये एंटी क्लॉक जाएगा, एंटी क्लॉक मतलब ये एरो इसको बाहर लेके जा रहा है, मतलब बाहर के लिए बनेगी 16 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरीके से डी पॉइंट पे आएंगे, तो अगर ये बाहर जा रही है तो ये कहाँ आएगी, अंदर की तरफ, इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास एंटी क्लॉक मूवमेंट, एंटी क्लॉक मतलब अंदर की तरफ आएगा, और ये कितना आएगा, 8 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। इसका मतलब इसको इससे मिला दीजिए, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे टच हो जाएगा। और ये मैंने अंदर क्यों बनाया, क्योंकि जो कंडीशन यहाँ की है ना, जिस कॉलम की है, वो सेम ही तो यही रहेगी, बिकॉज लोडिंग तो सिर्फ बीम पे ही है ना, सेंटर पे, तो जो जितना भी कंडीशन यहाँ क्रिएट होगी वही कंडीशन यहाँ क्रिएट होगी, तो दोनों का जो डायग्राम होगा वो सेम होगा। अगर मैं इसको प्लस ले लेता तो ये बाहर चला जाता, ये अलग हो जाता, ये अलग, ये पॉसिबल है नहीं, है पॉसिबल इस पर्टिकुलर केस के। तो ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको बोलते हैं क्या, BMD, बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरीके से ओवरऑल आप कॉलम एनालॉजी मेथड को यूज कर सकते हो। मैंने आपको नंबर ऑफ केसेस बता दिए, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बता दिए, मैंने कुछ केसेस बता दिए, आपकी जो प्रोसेस होगी वो सेम। आप सिंपल बीम पे अप्लाई करेंगे तो कैसे करना है, आपको पोर्टल फ्रेम पे अप्लाई करना है तो कैसे करना है, बाकी तरीका वही है, बस टारगेट मैंने आपको बताया ना कि टारगेट आपका ये फॉर्मूला है, आप इसको लेके चलिए कि यूनिफॉर्म कंडीशन बन रही है तो पी मेरे को कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ इसेंट्रिक कंडीशन की, तो PE(x/I) आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आप देखें तो सारी जगह मैंने आपको सिर्फ ये फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा कैलकुलेशन बताया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसी न्यू टॉपिक की। थैंक यू।